जैसा कि हमने इससे पहले की क्लास में अपठित गद्यांश को पढ़ा था, वैसे ही आज हम अपठित काव्यांश को पढ़ेंगे। जो मुख्य बिंदु आपके अपठित गद्यांश में थे, वही मुख्य बिंदु अपठित काव्यांश में भी होंगे। ध्यान रखिए कि अपठित किसे कहते हैं? जो आज तक आपने नहीं पढ़ा। अपठित यानी कि जो पढ़ा गया नहीं है, पाठ्य पुस्तक से कुछ अलग, जहाँ पे जो आपका एग्जामिनर होता है वह आपकी मानसिक स्थिति को भांपता है कि आपकी उत्तर देने की क्षमता क्या और कैसी है। यानी कि सिर्फ आप रटी रटाई चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं या उससे अलग भी आप किसी चीज़ को जानते हैं, आप अपने मन से भी एक बेहतरीन उत्तर दे सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अपठित काव्यांश। काव्यांश हो सकता है, पद्यांश हो सकता है। काव्यांश यानी कविता का अंश, काव्य और अंश बराबर काव्यांश। तो काव्यांश यानी कविता का अंश यानी टुकड़ा, पूरी बहुत बड़ी कविता नहीं, लेकिन कम से कम 8 लाइन की कविता, 10 लाइन की कविता या 15 लाइन की कविता होगी, जिससे क्या होता है कि परीक्षार्थी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर देने होते हैं। कभी कभी क्या होता है, उत्तर विकल्प के रूप में बच्चों के सामने उनकी प्रश्न पत्र में दिए गए होते। कभी सिर्फ प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर आपको स्वयं लिखना होता है। तो आइए हम सबसे महत्वपूर्ण 2-4 बिंदुओं को जानते हैं। क्या है? पहला मुख्य बिंदु है कि पद्यांश को 2-3 बार हमें क्या करना चाहिए? पद्यांश को 2-3 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? 2-3 बार हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नहीं ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो हम हो सकता है गलत उत्तर दे दें। इसमें 2-3 बार हमें पद्यांश को पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गद्यांश तो हम पढ़ लेते हैं, गद्यांश का सीधा सीधा अर्थ होता है, हमें समझ में आ जाता है, लेकिन कविता की भाषा, पद्य की भाषा, पद्य जैसे मान लीजिए सूरदास के पद्य हैं, मीराबाई के पद्य हैं, कुछ ऐसे पद्य हैं जो जिनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती है। तो उसमें मुख्यतः क्या होता है कि जब हम 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो हमें अर्थ जो है उसका वह क्या होता है, हमारे ध्यान में आ जाता है। और हमें क्या करना चाहिए दूसरे नंबर पे कि हमें प्रश्नों के उत्तर जो है वह सरल शब्दों में देने का प्रयास करना चाहिए। इसमें सरल शब्द में प्रश्नों के उत्तर हम सरल शब्दों में देने का प्रयास करेंगे, यानी कठिन शब्दों की तरफ बिल्कुल से नहीं भागेंगे। और तीसरे नंबर पे हमको क्या ध्यान देना है कि जो नीचे दिया गया विकल्प है, दिया गया विकल्प, मैंने इससे पहले भी बताया था जब अपठित गद्यांश पढ़ रहे थे कि हमें कई विकल्प एक जैसे नजर आते हैं। हमें दिए गए विकल्प को ध्यानपूर्वक देखना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो है हमें उत्तर देना है। ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि पहला विकल्प जो है वो देख लिया, यही सही है, यही सही है, इस आधार पे हम प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अब हम जो है एक काव्यांश पढ़ते हैं। चूंकि आपको जो है अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, तो आपके में क्या दिया हुआ है, काव्यांश दिया हुआ है, ताकि आप इसकी अभी से तैयारी कर सकिए। इससे क्या होगा बच्चों की आपकी बड़ी कक्षाओं के लिए, बड़ी परीक्षाओं के लिए आपकी तैयारी अभी से होगी और आपको अलग से बाहर से पाठ्य पुस्तक से अलग से कविताओं को पढ़ने की भी आदत लगेगी। आइए पढ़ते हैं। एक कविता दी गई है
यह जो है वृक्ष और मनुष्य के बीच की बातचीत है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, कहता है, कविता है, मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े, मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, ना जाने कितने 100 वर्षों से आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। ऋतुएं बदलती हैं, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत धीर खड़े हो। मैंने कहा पेड़ तुम इतने बड़े हो। तो बच्चों आप देख रहे होंगे बिल्कुल से आपकी जो यह कविता दी गई है यह बिल्कुल से आसान सी कविता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है इतनी आसान सी कविता में ही वह क्या होंगे, फंस जाएंगे। उनको नहीं समझ में आएगा कि ये क्या बात हो रही है कि जगह खड़े हो, अड़े हो, ऋतुएं बदलती हैं। तो हमको इस बात को समझना होगा। सबसे पहला प्रश्न आइए पढ़ते हैं, क्या है, कवि किससे बात कर रहा है। तो पहला उत्तर दिया गया है प्रकृति से। उत्तर सही है कि प्रकृति से, लेकिन क्या वास्तव में वह जो है बात कर रहा है प्रकृति से? तो जो प्रकृति के अंदर है, परंतु वास्तव में वह किससे बात कर रहा है? अगर हम एक ही विकल्प पढ़ते हैं तो उसी उत्तर को हम सही मान लेते हैं, हाँ सही है, परंतु हमें सभी विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो प्रकृति से, मनुष्य से, फूलों से, पेड़ से। तो साफ स्पष्ट है कविता में, मैंने कहा पेड़ से। तो मनुष्य किससे बात कर रहा है? पेड़ से बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ कैसे खड़ा है? तो टेढ़ा मेढ़ा, टहनियां झुकाए, सिर ऊंचा किए, सूखा हुआ। तो यहाँ पे है ना, कविता की चौथी पंक्ति है, सिर ऊंचा किए अपनी जगह अड़े हो। तो कैसे पेड़ खड़ा है? सिर ऊंचा किए हुए, वो कहीं से झुका नहीं है। कविता में यह सब बातें, टहनियां झुकी भी होती हैं, ऊपर भी होती है। अगर हम यह सब सोच के उत्तर देंगे तो हम उत्तर को छोड़ देंगे, लेकिन हमको किस आधार पे उत्तर देना है? काव्यांश या गद्यांश को पढ़कर उस कविता या उस जो गद्य दिया गया है उसके आधार पर हमको उत्तर देना होता है। तो सिर ऊंचा किए हुए। अब जो है एक प्रश्न है, कवि ने पेड़ के किन गुणों का वर्णन किया है? पेड़ के क्या गुण होते हैं? तो ये आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ? सुंदरता, शक्ति और परोपकार का। दूसरा है सहन शक्ति, शांत स्वभाव व धीरता का। धीरता मतलब होता है धैर्य, घमंड, परोपकार व धीरता का, सख्त व धीर स्वभाव का। अब इसमें क्या है? अब इन सारे विकल्पों में से देखिए, दूसरा जो विकल्प है सहन शक्ति, शांत स्वभाव और धीरता का वर्णन किया गया है। क्या कहता है कि ऋतुएं बदल रही हैं, मेघ उमड़ रहा है, तुम सब कुछ सह रहे हो, सब कुछ सहते हुए संतुलित शांत धीर खड़े हो। संतुलित शांत, तो शांत स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है, धीरता का यानी धैर्य धारण करके पता नहीं कितने 100 वर्षों से तुम खड़े हो। बरगद पीपल की उम्र बहुत ज्यादा होती है ना। अब इसी में मान लीजिए एक कविता है, तो इसका शीर्षक पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि इस चौथा प्रश्न क्या है? प्रकृति के परिवर्तन का वृक्ष पर क्या प्रभाव पड़ा है? प्रकृति के परिवर्तन का वृक्ष पर क्या प्रभाव है? तो आपको इसमें चार उत्तर दिए गए हैं। उत्तर विकल्प है, पेड़ का रूप बदल जाता है, पेड़ टूट या बिखर जाता है। तो पेड़ तो कई वर्षों से खड़ा हुआ है, पेड़ सब कुछ सहकर खड़ा रहता है, पेड़ सब कुछ सहकर खड़ा रहता है ना। हम उसे मारते हैं, उसके ऊपर ईंटें पत्थर फेंकते हैं उसके फलों को लेने के लिए कि फल गिर जाए उस पर से। हम उसके टहनियों को काटते हैं। उसमें क्यों काटते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, टहनियों को काटेंगे, तो टहनियों को काटने के बाद हम अब उसे जलाएंगे। तो पेड़ क्या है? पेड़ सब कुछ सहकर खड़ा रहता है, सब कुछ सहता है।
बच्चों के ईंटे पत्थर पेड़ और उसका पत्तों का काटना अन्य सभी चीज़ें, और पेड़ फल देना बंद कर देता है। क्या कभी ऐसा होता है कि वृक्ष जो है नाराज हो जाए और हमें फल देना बंद कर दे? ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि उत्तर जो 3 है, तीसरा विकल्प वह सही है। वह क्या है? पेड़ सब कुछ सहकर शांत, सब कुछ सहकर खड़ा रहता है। ठीक, अब इसमें क्या हो सकता है कि कविता का शीर्षक पूछा जा सकता है। तो इस कविता का शीर्षक आप दे सकते हैं। इसमें विलोम शब्द पूछा जा सकता है कि विलोम मान लीजिए है तो शांत का विलोम क्या होगा? तो शांत का विलोम अशांत होगा। अब पूछा जा सकता है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द बताइए। आप सबको पता है पर्यायवाची जब पूछा जाता है तो एक से अधिक शब्दों को बताना होता है। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द, तो वृक्ष हो सकता है, तो वृक्ष है, तरु है, विटप है, यह उत्तर है। तो इस प्रकार से जो है अपठित काव्यांश में आपसे कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विलोम पूछा जा सकता है, कोई शब्द दे सकता है, बोल सकता है कि इसमें जो जैसे परोपकार में जैसे पूछ सकता है कि संधि संधि इसका संधि विच्छेद करिए। ठीक है, तो वो अपठित काव्यांश में या अपठित गद्यांश में कहीं से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ें और अपने परीक्षा की अच्छी से तैयारी करें।